हम बहुत से लोगों में देखते हैं कि गुण मिलने के बावजूद भी बहुत से डिवोर्सेस होते हैं और जिनके गुण नहीं मिलते उनकी शादियां भी बहुत अच्छी चलती हैं। तो फिर गुण मिलन का कॉन्सेप्ट कहाँ तक एप्लीकेबल है? खाली गुण मिलान आज के टाइम पे सफिशिएंट नहीं है। पहले के हिसाब से अगर हम देखा जाए, जब हमने एस्ट्रोलॉजी की जब रचना हुई थी, और इनफैक्ट ये हमारे शास्त्रों में भी मेंशन है कि गुण मिलान इज नॉट इनफ। कुंडली मिलान में 6-7 चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ इज ह्यूमन नेचर, ओके, विच इज लगना। ओके, क्या दोनों के लगन कंपैटिबल है? ऐसा कहते हैं ना कि लड़कियों के लिए जुपिटर देखा जाता है और लड़कों के लिए वीनस। दोनों के जुपिटर की रिलेशनशिप देखनी चाहिए कि उनकी जो जुपिटर की प्लेसमेंट और रिलेशनशिप है, क्या वो फेवरेबल है, क्या वो दूसरे को मान सम्मान देंगे कि नहीं देंगे एक दूसरे को। मैम, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जुपिटर एक्चुअली आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिज बताता है। कहते हैं ना कि अगर बृहस्पति ने अपनी नजर दे दी तो सारे पाप धुल गए। ठीक है, तो अगर 7th हाउस आपका मान लीजिए मेलेफिक है या कुछ भी खराब है, तो कह दिया अरे जुपिटर की दृष्टि आ गई। अच्छे जुपिटर की दृष्टि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत जनरल भ्रांति है कि जुपिटर की दृष्टि आ गई तो जी हो गया काम। अब ये 12वें भाव में बैठे वो जुपिटर मान लीजिए दृष्टि दे रहे हैं 7th लॉर्ड पर। 7th पे तो नहीं दे सकते 12वें से बैठ के, लेकिन 12वें से बैठ के 7th लॉर्ड पे दृष्टि दे रहे हैं तो अच्छी नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज का पॉडकास्ट ना आपके बहुत से मिथ्स क्लियर करेगा मैरिज को लेकर। यूजुअली मैरिज के लिए ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स क्या कहते हैं कि गुण मिलन कीजिए। अब आपने भी देखा होगा कि बहुत सी ऐसी मैरिजेस होती हैं जहाँ गुण तो बहुत सारे मिले थे बट सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया। बहुत सी ऐसी मैरिजेस होती हैं जहाँ पर गुण बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, 18 से बहुत कम गुण मिल रहे हैं, फिर भी दे आर लिविंग इन अ हैप्पी मैरिज। आज की जो मेरी गेस्ट है उन्होंने मुझे कुछ ऐसे टॉप 6 रूल्स दिए हैं। आई टेल यू, ऐसी मास्टर क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगी। ऐसे रूल्स जो यूजुअली लोग नहीं बताते हैं, जिनके बारे में, जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिज को डिसाइड करते हैं, जो बियॉन्ड गुण मिलन है, जो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट, आप एक पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाओ, इन रूल्स को लिखो और अपने पार्टनर से इन रूल्स को मैच करो। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले आपके जो भी डाउट्स हैं अपने चार्ट को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपके पार्टनर के चार्ट को लेकर अगर कोई मैरिज प्रॉब्लम है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट खत्म होते होते आपको बहुत कुछ अपने चार्ट और अपने पार्टनर के चार्ट के बारे में समझ आएगा, मैरिज के बारे में समझ आएगा। सो स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि शादी करने वाले हैं, जिनके लिए लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट मिस इट, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा हो आज के इस पॉडकास्ट से। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं। उनके प्रीवियस पॉडकास्ट को आप बहुत पसंद कर चुके हैं, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है उनके साथ ऐसी मास्टर क्लासेस करना। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर निधि मलिक जी ऑन स्पीकिंग ट्री। निधि मैम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू रंगोली, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सच अ प्लेजर टू बी विद यू। हमेशा की तरह एक बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन हमारा वेट कर रहा है आज के पॉडकास्ट में, और जिनका विवाह होने वाला है या जो शादी का प्लान कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक पार्टनर जल्दी से, आपके लिए तो ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, आई थिंक एस्ट्रोलॉजी को अप्रोच करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है शादी। मेरी शादी कब होगी, मेरा पार्टनर कैसा होगा, कब आएगा वो मेरी लाइफ में, ऑल दीज क्वेश्चंस यू नो वी कीप आस्किंग आवरसेल्व्स। और यही कहाँ से आएगा, क्या करता होगा, कैसा दिखेगा, एब्सोल्युटली ऑल दीज थिंग्स। आज मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया है, वो ये है कि गुण मिलन। हम बहुत से लोगों में देखते हैं कि गुण मिलने के बावजूद भी बहुत से डिवोर्सेस होते हैं और जिनके गुण नहीं मिलते उनकी शादियां भी बहुत अच्छी चलती हैं। तो फिर गुण मिलन का कॉन्सेप्ट कहाँ तक एप्लीकेबल है? आपने कहा कि बियॉन्ड गुण मिलन और बहुत कुछ हमें देखने की ज़रूरत है। क्या है वो बहुत कुछ, कहाँ से स्टार्ट किया जाए? अगर किसी के गुण नहीं मिल रहे हैं, किसी के घर वाले नहीं मान रहे हैं कि आपके गुण नहीं मिल रहे तो हम आपकी शादी नहीं करवाएंगे, तो वो कैसे कन्विंस कर सकते हैं आज के पॉडकास्ट से अपनी फैमिली को? मेरा इंटेंशन है। तो हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो मेरे पास अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आई, शी इज़ वर्किंग वेरी वेल, बट उनके पार्टनर इतना अच्छा उनका प्रोफेशन नहीं है, पर पेरेंट्स बहुत कीन थे कि इन दोनों के शादी हो जाए। तो गुण तो बहुत बढ़िया मिल रहे थे, 36 में से 34 गुण मिल रहे थे। अरे वाह।
पर वो नहीं कर समा, उसको ना वो वाइब्स नहीं आ रही थी लड़की को उनसे कि ही इज द मैन। उसको लग रहा था कि कहीं वो कुछ होल्ड कर रहे हैं। Okay. तो एनीवेज क्योंकि पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे, उसने किसी के थ्रू कुंडली दी, मुझे बात हुई, तो आई फाउंड दैट द गाय इज एक्चुअली होल्डिंग समथिंग। Okay. लड़की में थोड़ी सी एडिक्शन है एंड थोड़ी सी बैड हैबिट्स हैं एंड कुड बी कि कोई लीगल केस भी होगा। खैर पेरेंट्स नहीं माने। उसकी शादी हो गई बच्ची की जनवरी में और इसको पता लगा कि ही हैज़ बीन ड्रिंकिंग। उसको डी एडिक्शन कैंप में डाला गया और इसी चक्कर में उसकी कहीं लड़ाई हो गई और वो जेल भी होके आया हुआ है। Okay. तो अब ये देखा जाए कि गुण तो 34 मिल रहे हैं, पर क्या उन गुणों ने ये बताया कि इसको जेल होगी, या क्या उन गुणों ने बताया कि वैधव्य योग है, कि मतलब लड़की के या लड़के के केस में पार्टनर की लॉन्ग लाइफ नहीं है। या कई बार आपने देखा होगा कि वैसे तो कपल्स बहुत अच्छे से मैच करते हैं, लेकिन कई बार हस्बैंड वाइफ की ग्रुप में सोशली गैदरिंग में थोड़ा उनसे रूड हो जाते हैं या उनका मजाक उड़ा लेते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, या वाइफ हस्बैंड के लिए बोलने लगती है अरे ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। सो ऑल एंड फिर घर आते हैं, फिर उस पर लड़ाई होती है ऑब्वियसली। ऐसा मुझे कैसे कहा दूसरों के सामने। तो फॉर इन रीजंस के लिए खाली गुण मिलान आज के टाइम पे सफिशिएंट नहीं है। पहले के हिसाब से अगर हम देखा जाए, जब हमने एस्ट्रोलॉजी की जब रचना हुई थी, और इनफैक्ट ये हमारे शास्त्रों में भी मेंशन है कि गुण मिलान इज नॉट इनफ। ओके, गुण मिलान में हम देखते हैं कि लड़के या लड़के की कास्ट हायर होनी चाहिए, बिकॉज देन दे आर एबल टू एसोसिएट। वर्ड में देखा जाए तो पोजीशनिंग अच्छी होनी चाहिए फाइनेंशियल, बट क्योंकि मैरिज बहुत नज़दीक गांव में ही हो गई, ओके, गांव में 4 घर छोड़ के हो गई, या किसी बुआ के रिश्तेदार में हो गई, तो आप जानते हो परिवार के बारे में, ये मतलब छुपा नहीं हुआ है कि उसकी जेल हुई थी और किसी को पता ही नहीं। ओके, राइट, क्योंकि लड़की रहने वाली दिल्ली की है और लड़का रहने वाला पंजाब का था, तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो फॉर दीज स्पेसिफिक रीजंस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम बियॉन्ड गुल मिलान पे जाएं और हम कुंडली मिलान करें। ओके, और कुंडली मिलान में 6-7 चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। सबसे पहली चीज इज ह्यूमन नेचर, ओके, विच इज लगना। ओके, क्या दोनों के लगन कंपैटिबल हैं? ओके, तो फर्स्ट इज लगन कंपैटिबिलिटी। फर्स्ट थिंग इज लगन कंपैटिबिलिटी। मेरा फायरी लगन है, ठीक है, और जो सामने पार्टनर है उसका लगन है वाटरी। फायर और वाटर मैच कर पाएंगे? एक में तो एक्सेसिव एनर्जी है, बुझा देगा, और एक बहने वाला है। हाँ, यस, राइट। तो लगन की फ्रेंडशिप होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट इज लगना फ्रेंडशिप। आप, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स कि आप एक नोटबुक नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि लगना देखिए। अब जब हम लगन देखेंगे तो हमें हम लगन लॉर्ड को देखेंगे कि लगन लॉर्ड कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, और दोनों पार्टनर्स के, लड़का और लड़की के लगन लॉर्ड देखेंगे। लगन लॉर्ड की आपस में क्या रिलेशनशिप है? फ्रेंडशिप है दोनों की, क्योंकि लगन तो मेरी पूरी पर्सनालिटी होगी, लगन लॉर्ड इंडिविजुअल, मतलब कि मेरा बिहेवियर कैसा होगा, मेरा कैरेक्टर कैसा होगा, बहुत ज़रूरी। मेरा कैरेक्टर, उस एक जातक का कैरेक्टर कैसे होगा। अब जो मैं केस बता रही हूँ, उस केस में लग्नेश जो है, लगन लॉर्ड जो हैं, वो राहु से पीड़ित थे, और वो दशा आई थी और वो समय आया था और गोचर में वो पीड़ित हो रहे थे। तो हमें पता लगा कि हाँ, इनमें ये इशू हो सकता है, थेफ्ट हो सकती है, चोरी हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ की हो मार पिटाई वाली। तो वो देखना है। तो उस केस में देखना है कि दोनों लगन जो है मित्र हैं, राइट, और लग्नेश का संबंध क्या आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लगन एक दूसरे के फ्रेंड है कि एनिमी है, न्यूट्रल है, फिर तो ठीक है। मान लीजिए एक का लगन सूर्य है, दूसरे का शनि है,
सेपरेट हो गए, मतलब अलग अलग सोचेंगे, अलग अलग थॉट्स में जाएंगे। एक का मंगल है और दूसरे का सूर्य है, तो मित्र है, ठीक है, हायर एनर्जीज और हायर कैलिबर है, दोनों को भागने का शौक है, दोनों को एक जैसी चीजें करने का शौक है। क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम मैरिज खाली मन से नहीं करते, हम मैरिज तन से भी करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमारे इन लॉज से बनेगी कि नहीं बनेगी, कि जिनके साथ मैं शादी कर रही हूँ या शादी कर रहा हूँ कि वो क्या मेरे साथ ऑनेस्ट रहेंगे। बहुत जरूरी है ये देखना। तो हमने ये देख लिया, हमने सबसे पहले देखा लगन और लग्नेश। लग्नेश कितने स्ट्रांग है कि क्या टफ टाइम्स में वो क्रॉस कर पाएंगे उस चीज को, कि टफ टाइम्स में हार मान लेंगे। ओके, एक का भी लग्नेश स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग भी नहीं चलना चाहिए कि एक का बहुत स्ट्रांग है, एक का बिल्कुल वीक है, तो वो हावी हो जाएगा दूसरे पे, हावी हो जाएगा वो दूसरे पे। और ये भी नहीं होना चाहिए कि दोनों का ही वीक हो या दोनों का ही स्ट्रांग हो, तो बहुत टकराव हो जाएगा। ओके, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर एक का स्ट्रांग है तो दूसरे का थोड़ा कम स्ट्रांग हो। ओके, ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, हमें कैरेक्टर देखना चाहिए लगन और लग्नेश से कि कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। सबसे पहले लगन लग्नेश, ये हमारी रूल नंबर 1। रूल नंबर 1। यस। रूल नंबर 2 हम देखते हैं दोनों के जुपिटर के रिलेशनशिप्स। ओके, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि लड़कियों के लिए जुपिटर देखा जाता है और लड़कों के लिए वीनस, बट दोनों का हमें जुपिटर देखना वो मैं जुपिटर और उस पे नेक्स्ट स्टेप में आऊंगी। बट दोनों के जुपिटर की रिलेशनशिप देखनी चाहिए कि उनकी जो जुपिटर की प्लेसमेंट और रिलेशनशिप है, क्या वो फेवरेबल है, क्या वो दूसरे को मान सम्मान देंगे कि नहीं देंगे एक दूसरे को। ओके, वो जुपिटर से ही आता है, जुपिटर ही गुरु है। क्या मैं आपको अपना गुरु मान रही हूँ या कंपटीशन मान रही हूँ। राइट। अगर इन दोनों का 6-8 का संबंध हो जाएगा तो कंपटीशन हो जाएगा ना, क्योंकि 6th कंपटीशन का भाव है। ओके, और वो फ्रेंडली कंपटीशन नहीं है। इन दोनों की प्लेसमेंट कैसी है, क्या हम फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं सोशली और मजाक में मेरे को बोल दिया ये तो मोटी हो गई है, या देखो इसका पेट निकला हुआ है, या देखो ये मेरे से ना घर में बर्तन कराती है, या देखो ये मेरे को सिर्फ काम वाली समझते हैं। सो आप एक दूसरे का, चाहे घर में कितनी लड़ाई हो, बहुत लोग होते हैं कि घर में कितनी लड़ाई हो, जब वो सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो पता ही नहीं लगता इनकी लड़ाई है या इनमें अभी डाइवोर्स चल रहा है या सेपरेटेड है, पता ही लगता आपको। राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो जब हम जुपिटर के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो 6-8 का रिलेशनशिप अच्छा नहीं माना जाता है। 3-11 का रिलेशनशिप बहुत अच्छा माना जाता है। 2-12 2-12 का रिलेशन अच्छा नहीं माना जाता है। 5-9 का रिलेशनशिप ठीक ठीक माना जाता है, क्योंकि आप एक तरह से गुरु शिष्य का हो जाता है, बट फिर भी ठीक ठीक है। तो वो अगर अब आप समझते हैं, हम समझते हैं रिलेशनशिप कैसे देखते हैं। एग्जैक्टली। राइट। तो मान लीजिए किसी का जुपिटर है 7th राशि में, लड़के का जुपिटर 7th में, हमने 7th राशि, साइन राशि में, साइन। ओके, हम हाउस नहीं देखेंगे, हम साइन देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें पूरे में जो हम शादी का देखते हैं, हम साइंस देखते हैं। ऑलराइट। अभी तक मुझे भी लग रहा था कि हम हाउस वाइज ये डिस्टेंस देखेंगे। तो आप अपने पार्टनर के जुपिटर की राशि को नोट कीजिए जी। 7th में है। हाँ, जुपिटर। ओके, अब मान लीजिए 7th राशि में है और किसी का हो गया 1st राशि में। हाँ, ठीक है, विच इज लिब्रा और एरीज। अभी आमने सामने है। ठीक है, सब तक वेरी गुड, एक दूसरे की देखभाल करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। अब मान लीजिए कि किसी का वैसे जो बॉय है उसका लिब्रा में 7th साइन, मतलब आपका जो चार्ट है उसमें आप देखिएगा 7 नंबर में जो लिब्रा, उसमें जुपिटर है। ठीक है, जो लड़की है उसका जुपिटर आ गया 6th साइन में। ठीक है, तो अगर आप 7 से क्वांट करेंगे तो वो 12 हो जाएगा। yes. तो 2-12 रिलेशनशिप हो गया। अब 2-12 क्या हो गया, जब आप बहुत पास होते हैं तो दुश्मनी हो जाती है। नेबर से जनरली झगड़ा हो जाता है ना, या किसी से बहुत ज्यादा बैठे हुए साथ में तो उससे झगड़ा हो जाता है। तो 2-12 हो गया, वो अच्छा नहीं माना जाता। जब 6th हाउस में हुआ तो 7th से अगर हम काउंट करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5,
6 एंड करेक्ट, मैंने 6 हाउस बोला था, 6th राशि। तो 7th राशि लिब्रा के लिए वर्गो 12वीं राशि हो गई। यस, ठीक है। अब हम वर्गो से काउंट करेंगे तो 7th दूसरी राशि हो जाएगी, 6th एंड 7th। सो वर्गो के लिए लिब्रा जो है दूसरी राशि हो गई। यस, तो 2-12 का संबंध हो गया। ऐसे ही 2-12 आप कनेक्शन ढूंढिए ऐसे। तो याद रखिएगा कि कभी जब हम इसमें मैचिंग करेंगे तो 2-12 अच्छा नहीं है, 1-7 अच्छा है, 3-11 अच्छा है, ठीक है, 5-9 मीडियोकर है और 6-8 अच्छा नहीं है, राइट। तो अगर अच्छा नहीं में 6-8 अच्छा नहीं है और 2-12 अच्छा नहीं है, 3-11 अच्छा है, 1-7 अच्छा है और हमारा 5-9 इज ओके, राइट। तो ये हमें जुपिटर में देखना है कि ऐसे ही जुपिटर को हमने देखना है। फिर हम चंद्रमा को देखेंगे। ओके, थर्ड रूल ठीक है, इज मून। थर्ड इज मून, वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा मन मैच कर रहा नहीं कर रहा है। अब चंद्रमा तो हमारा, क्योंकि जब हम अष्टकूट मिलान करते हैं तो चंद्रमा से ही होता है, उसी के नक्षत्रों से होता है, तो वो उस केस में भकूट दोष आ जाता है कि इज इट फेवरेबल और नॉट। तो चंद्रमा उससे आ ही जाता है बहुत क्लियरली। बट हमें चंद्रमा के साथ साथ ये देखना है कि चंद्रमा पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, जैसे मंगल तो नहीं है चंद्रमा के ऊपर, या चंद्रमा के ऊपर आपका राहु का इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, या शनि का इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है। चंद्रमा एक तरह से हमारा अपार्ट फ्रॉम मन वो हमारा फाइनेंसेस भी है, फ्लोइंग मनी भी है, राइट। तो वो हमें देखना है कि हमारा चंद्रमा एक दूसरे का फेवरेबल है या नहीं, और उसमें भी आप यही रिलेशनशिप देखिएगा और उसमें देखिएगा कि जो चंद्रमा जिस साइन में प्लेस है, यानी हमारी राशि, क्या दोनों राशियां फ्रेंडली हैं कि नहीं है। ओके, तो आप दोनों की मून साइन कंपैटिबिलिटी यहाँ से होगी। क्योंकि मान लीजिए एक का चंद्रमा तो उच्च का है, दूसरे का चंद्रमा नीच का है, तो एक तो बहुत प्रैक्टिकल हो गया और एक बहुत इमोशनल हो गया, राइट। एक को चाहिए पूरी लाइफ की, जिनका उच्च का चंद्रमा है तो उनको तो लाइफ की सारी खुशियां चाहिए, उनको दे हैप्पी गो लकी पीपल, उनको खुशियां चाहिए, उनको सारी डिजायर्स भी फुलफिल करनी है, बहुत सारी इच्छाएं हैं उनकी। लेकिन जिनका चंद्रमा नीच का है, दे वेरी प्रैक्टिकल, लॉजिकल, कि अगर ये सही है तो खर्चा करेंगे और ये सही नहीं है तो खर्चा नहीं करेंगे। तो फिर तो डाइकोटमी होगी। अब मतलब क्योंकि मान लीजिए उनका नीच का चंद्रमा है तो वो तो अपनी वाइफ की तारीफ भी नहीं करेंगे, या वाइफ उनकी तारीफ नहीं करेगी कि भैया ओ यू लुकिंग नाइस, क्योंकि एक्सप्रेशंस नहीं होंगे ना, इमोशनल एक्सप्रेशंस नहीं होंगे। हाँ, देख लिया अच्छी लग रही है बट एक्सप्रेस नहीं करा, मन में है कि आप अच्छे लग रहे हैं, और तो इमोशनल कनेक्ट मिसिंग हो जाएगा, राइट। सो हमने 4th चीज मून को देखा। 5th चीज हम देखते हैं वीनस और मार्स को। ओके, वीनस एंड मार्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। हम मैम जुपिटर और वीनस को देखते हैं बट मार्स को हम बहुत नेग्लेक्ट करते थे। नहीं, वीनस एंड मार्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। देखिए, फॉर अ मेल कुंडली वीनस इज फीमेल, हाँ बिल्कुल, ठीक है, एंड फॉर अ फीमेल कुंडली मार्स इज मेल, ओके, राइट। तो वीनस और मार्स का रिलेशनशिप क्या आ रहा है, और ये कैसे देखेंगे ये रिलेशन? अगेन एग्जाम्पल, सो एरीज में लड़की के चार्ट में मार्स प्लेस्ड है, ठीक है, लड़के के चार्ट में एक्वेरियस में वीनस प्लेस्ड है। तो जब आप एरीज से एक्वेरियस काउंट करेंगे तो 11 आ गया, क्योंकि 11th राशि है, 1 से 11, ये तो आसान हो गया। अब 11 से जब आप एरीज पे आएंगे तो 11, 12, 1, 3, ठीक है, 3 और 3, 11 का संबंध हो गया, विच इज फेवरेबल। अब इस why is this important is because in any marriage a physical relationship is very important, yes, right। 3-11 means काम भावना अच्छी होगी, so you will have a nice physical relationship, आगे प्रोजनी में आपका कंफर्ट होगा, okay, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि आजकल we have different inclination, sexual orientation, ठीक है। अगर आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही डिफरेंट है तो नेचुरली आपकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी।
तो इससे आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन का कंफर्ट पता लगता है, दैट हाउ कंफर्टेबल विल यू बी इन योर रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि प्रोजनी कैसी रहेगी या आपका फिजिकल मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, राइट. और हमारा देन फिर हम देखते हैं 7th हाउस को. तो हमेशा हम जब लड़की का चार्ट होगा उसमें हम मार्स को देखेंगे, मार्स की पोजीशन देखेंगे कि मार्स कहाँ है, और उस पोजीशन को हम कंपेयर करेंगे लड़के के चार्ट की वीनस से, क्योंकि लड़के के चार्ट में वीनस वाइफ है कि उसकी अपनी वाइफ से रिलेशनशिप कैसे रहेगी, उसके अपनी वाइफ के साथ प्रेम का संबंध कैसा रहेगा. और लड़की के केस में मार्स हस्बैंड है तो उसकी लाइफ में हस्बैंड से संबंध कैसे रहेगा. तो इन दोनों को देखते हैं, राइट. अब नेक्स्ट हम देखते हैं 7th हाउस और 7th लॉर्ड. बहुत जरूरी हो जाता है जी. और मैम बहुत से ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स तो सबसे पहले ही 7th हाउस देखते हैं कि आपके 7th हाउस ने आपकी पूरी स्टोरी बता दी मैरिज की. वो तो सबसे अगर आप चार्ट लेके जा रहे हैं तो सबसे पहले तो 7th हाउस ही देखा जाता है. बट क्या है कि अगर मन अच्छा है, एक दूसरे के साथ एसोसिएशन अच्छी है और आपका दोनों का लगन स्ट्रांग है, तो फिर 7th हाउस में आप एडजस्ट कर जाते हैं, राइट. बहुत अगर हम बहुत डीप डाउन जाएंगे तो हमारी एस्ट्रोलॉजी में या हमारे शास्त्रों में डाइवोर्स नाम तो लिखा ही नहीं हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे डाइवोर्स तो होता ही नहीं था. ठीक है, उस टाइम पे हम एडजस्ट करते थे. और पृथकता, जैसे हम कहें कि मान लीजिए शनि का इम्पैक्ट आ रहा है, तो क्या होता था, क्योंकि हस्बैंड्स बहुत ट्रैवल कर रहे होते थे, कहीं दूसरे गांव में नौकरी कर रहे हैं, या वाइफ ज्यादा समय तक पेरेंट्स के साथ रह रही है, प्रेगनेंसी में पेरेंट्स के पास चली गई, तो वो टेकन केयर ऑफ हो गया. बट कभी भी किसी के दिमाग में ये नहीं होता था अच्छा हमारा मैच नहीं कर रहा तो हम अलग हो जाएं. एग्जैक्टली, राइट. तो वो तो है ही नहीं हमारे साथ. बट हाँ, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने पढ़ा और देखा कि सन सेपरेट कराता है या केतु सेपरेट कराते हैं या सैटर्न एक अलग अलगाव देता है, तो हमने कह दिया अगर इनके इम्पैक्ट होंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है. तो अगर 7th हाउस और 7th लॉर्ड, पहले हम सबसे पहले तो 7th हाउस देखते हैं, बहुत जरूरी है 7th हाउस कि 7th हाउस पे किसका इम्पैक्ट आ रहा है, बेनिफिक इम्पैक्ट आ रहा है या मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है. अगर अच्छे प्लैनेट्स का इम्पैक्ट आ रहा है तो बहुत बढ़िया, और अगर बुरे प्लैनेट्स का इम्पैक्ट आ रहा है तो शादी अनहैप्पी हो सकती है. अब हमें ये देखना चाहिए कि दोनों की कुंडलियों में क्या आ रहा है. कई बार ये होता है कि दूसरा एडजस्ट कर रहा है तो मैरिज चल रही है. हाँ एग्जैक्टली मैम, बहुत बार हम देखते हैं कि एक पार्टनर की कुंडली अच्छी है तो वो विवाह को बचा लेता है. ठीक है, तो फिर आपको जातक या जातिका से ये पूछना है कि भैया देखो आप आर यू ओके कि अगर बचाने में और आप रहने में आर यू रेडी. क्योंकि अगर वो कहे यार ये क्या मैरिज है, मैं तो खुश ही नहीं हूँ, वो सामने वाला बचा भी रहा है पर मैं खुश नहीं हूँ. अगर बहुत स्ट्रांग लगन है तो इस तरह की मैरिज कभी नहीं चलेगी. एक जना बचा रहा है और एक जना के एक के उसमें सेपरेशन है, तो ये मैरिज चलेगी नहीं, बिकॉज बहुत स्ट्रांग लगना है, ओवर पावर हो जाएगा. तो वो क्योंकि इतना स्ट्रांग लगन है कि वो हैवी वेट डाउन फील करेगा, जिसकी केस में अनहैप्पीनेस है, उसको लगेगा यार मेरे पे तो पूरा बोझा ही है, मेरे को तो रहना ही है इस मैरिज में. अब चाहे बच्चा हो, चाहे इन लॉज हो, चाहे पेरेंट्स का प्रेशर हो, मुझे तो इसमें रहना ही रहना है. राइट. तो उस केस में बहुत क्लियरली आपको जो भी है मैरिज के लिए उनको बता के चलना चाहिए. आर यू प्रिपेयर्ड, आर यू ओके विद इट. इफ यू थिंक यू आर ओके विद इट देन गेट इनटू दिस मैरिज, अदरवाइज डोंट गेट इनटू दिस मैरिज. कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है. मैरिज किस लिए होती है, और मैरिज ऐसा तो नहीं है ना कि आज करिए और खत्म हो गया. तो मतलब आप कम टाइम के लिए अनमैरिड रहते हो, मैरिड ज्यादा टाइम के लिए रहते हो, तो वो जिंदगी काटनी अच्छी खुशी से काटनी चाहिए. छोटी मोटी चीजें ऐसा ना हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ किसी की मैरिज में लड़ाई ना हो. छोटी मोटी चीजें तो सब में होती हैं. और क्योंकि 1 और 7 सामने हैं तो मैक्सिमम दुश्मनी पार्टनर से ही होती है. कहते हैं ना पुराने जन्म का बदला लेने ही आता है आपका पार्टनर आपसे. सो 1 और आमने सामने है ना, आमने सामने बैठ के एक को देखते रहते हो, करते रहते हो, तो सामने वाले की, हमेशा कहते हैं ना सामने वाले की ये बात अच्छी नहीं लगी, तो वो सामने वाला हमेशा 1-7 का रिलेशनशिप सामने वाले से हमेशा प्रॉब्लम रहती है. और अब जब किसी के साथ रह रहे हो पूरे टाइम तो उसकी सबसे ज्यादा कमी दिखेगी, और साइकोलॉजिकली हम हमेशा कमियां याद रखते हैं जी. तो ये 7th हाउस को देखना बहुत जरूरी है. उसके बाद हम देखते हैं 7th लॉर्ड. 7th हाउस मान लीजिए खराब है और 7th लॉर्ड अच्छे प्लेस्ड हैं, तो फिर भी ठीक है, आप बिल्कुल मैरिज कर लीजिए.
लेकिन अगर अगर सेवेंथ लॉर्ड खराब है, 7th हाउस खराब है मान अच्छा लीजिए, सेवेंथ हाउस खराब है, हाँ, लेकिन 7th लॉर्ड अच्छे प्लेस्ड है, ओके ओके अच्छे प्लेस्ड होके वो वापस 7th को एस्पेक्ट कर रहे हैं या नवांश में वो अच्छे चले गए हैं, ओके ओके, तो आपकी मैरिज अच्छी रह जाएगी। लेकिन मान लीजिए ये नहीं है, 7th हाउस 7th लॉर्ड दोनों अच्छे नहीं हैं, तो बिल्कुल नहीं, और एक ही के केस में अच्छे नहीं हो, दूसरे के केस में अच्छे हैं, तो भाई जिसकी अच्छी मैरिज है उसको क्यों परेशान कर रहे हो? भाई एक के केस में तो हैप्पी मैरिज है और दूसरे केस में हैप्पी मैरिज नहीं है, तो उसको क्यों दुख दे रहे हो? क्योंकि मैरिज कंटिन्यू होगी, सेपरेशन होना नहीं, ये रोज कहेंगे कि नहीं जी मुझे तो डिवोर्स चाहिए, और वो कहेगा मेरी वो तो कहेंगे नहीं marriage मुझे तो, वो कहेंगे नहीं जी मुझे डिवोर्स नहीं देना, नहीं नहीं हम निभाएंगे, हम रहेंगे, यस यू नो। इट कैन बी इन केस ऑफ फीमेल ऑल्सो, फीमेल कहेगी नहीं मुझे गुजारा करना है, और मेल रोज धमकाएगा या फीमेल रोज धमकाएगी, आजकल तो दोनों तरफ से होता है, Yes. तो वो मेल कहेगा नहीं गुजारा करना, दोनों नहीं चलेगा। लास्टली हम जो देखते हैं, हम देखते हैं लॉन्जिविटी, 8th हाउस, ओके, दोनों का 8th हाउस, दोनों का 8th हाउस, कि क्या इनके दोनों की लाइफ लंबी है, क्या दोनों साथ रहेंगे, ऐसा ना हो कि एक की लाइफ कम हो जाए और दूसरे की लाइफ ज़्यादा हो। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जो होता है इन केस ऑफ विमेन, 8th हाउस इज मांगल्य, ओके, आफ्टर मैरिज का हाउस, आफ्टर मैरिज का हाउस। क्यों? फर्स्ट से सेकेंड हाउस कुटुंब है, जी, फर्स्ट से सेकंड हाउस इज कुटुंब, यस, ठीक है, वो मेरा कुटुंब हो गया, हाँ राइट। बिल्कुल, हाँ 7th हस्बैंड है, हस्बैंड का सेकंड हाउस, 7th से 8th हाउस हस्बैंड का सेकंड हो गया, वो हस्बैंड का कुटुंब हो गया, ओके इंटरेस्टिंग, ओके। तो उसमें देखना है कि अच्छे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं तो ससुराल से बनेगी, ससुराल पक्ष से, दोनों के लिए ज़रूरी है भाई। सास तेज हो गई तो दोनों के लिए परेशान है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए, या कोई भी इन लॉज में खराब हो गया तो दोनों के लिए खराब है। तो आपका मांगल्य कैसा रहेगा, लाइफ भी दिखेगी और मांगल्य भी दिखेगी। मेरे पास एक केस है जिनका उच्च के मंगल और राहु वहाँ पर प्लेस्ड है 8th हाउस में, 8th हाउस में। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में तो अच्छा चल रहा था, और वो लड़की भी बहुत एफर्ट कर रही थी अपने इन लॉज की तरफ, लेकिन जब, और अच्छा चल रहा था, जब राहु की दशा आई इन लॉज पता नहीं कैसे अगेंस्ट हो गए, और क्योंकि 8th हाउस है लड़की के लिए, ठीक है, तो वो पीछे से बहुत सारी ऐसी चीजें लड़की के लिए करने लगे जो उसको हार्म करने लगी, लेकिन उसको सामने से नहीं पता था, सीक्रेटिव, क्योंकि 8th हाउस सीक्रेसी का भी है, सीक्रेसी है, छुपा हुआ है, तो पीछे से उसके लिए उसके हस्बैंड को भड़काते रहे। अब वो हस्बैंड भी ऐसा था, साइलेंट सा था, वो नहीं बताता था, बट नेचुरली आप किसी को बार बार एक चीज रिपीटेडली बोलोगे ये गलत है, ये तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है, तुम्हारे साथ वैसा कर रही है, तो दिमाग तो खराब होगा ना। बिल्कुल। तो हस्बैंड ने बहुत साल तक शादी सही चली, लेकिन उसके जैसे ही राहु की दशा आई, हस्बैंड ने ये कंफर्म मान लिया कि ये बेकार है मेरे लिए, that she's not good for शी इज नॉट गुड फॉर मी। सो 8th हाउस देखना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड जब उसने ये मान लिया ये है वो है, चलो हम अब सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उसको, लड़की को समझ नहीं आया कि क्या है, क्यों ऐसा है कि मतलब मैं तो अपने इन लॉज के लिए, एंड शी वॉज, आई नो हर, शी इज़ वेरी गुड विथ हर इन लॉज, मतलब सामने सामने इन लॉज उसकी इतनी तारीफ़ करते हैं, उसकी मदर इन लॉ के पास मतलब बहुत तारीफ़ करेंगे, वो अपनी मदर इन लॉ की बहुत तारीफ़ करेगी, लेकिन उसको जब ऐसी दशा आए कि सामने चीज़ निकलनी है, जब राहु में 7th लॉर्ड की दशा आई, माने एक्सपोजर, ओके, तब उसके सामने सारी चीज़ें आ गई। तो 8th हाउस का इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कि सामने से तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, और क्योंकि वहाँ पे मंगल उच्च के थे तो वो लड़की अपने इन लॉज के लिए बहुत एफर्ट्स करती थी। मंगल उच्च का मतलब मार्स इज माई एफर्ट्स, अच्छा, ठीक है, तो मार्स अगर वहाँ पर 8th हाउस में उच्च के हैं तो मैं एफर्ट भी कर रही हूँ ना अपने इन लॉज के लिए, ओके। लेकिन मंगल और राहु क्या हो गए, अंगारक योग भी बना दिया, ठीक है, तो इन लॉज में हिडन एंगर था फॉर सम राइम और रीजन, राइट, जो उसको नहीं पता था, ठीक है। तो 8th हाउस का ये रोल होता है
मार्स वीनस के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन इज 311 जी फॉलोड बाय 410. ओके, बिकॉज 4 हमारा घर है, सुख है, और एक तरह से वीनस उसके कारकेश भी हैं. ओके, सुख के. और 10 वो साइन है जिसपे मंगल उसके कारकेश हैं, और वहाँ पे मंगल उच्च के होते हैं. तो 4 और 10 रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी मानी जाती है मार्स वीनस की. मैम यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग जुपिटर को कंसिडर करते हैं और कुछ लोग मार्स को कंसिडर करते हैं एक लड़की के चार्ट में टू सी द हस्बैंड. एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हमने दोनों को देखा है इस रूल. देखिए, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं. कुछ नाड़ी के प्रिंसिपल्स हैं, कुछ पराशरी के प्रिंसिपल्स हैं. इसीलिए जुपिटर जनरली जीव कारक है. ओके, किसी भी जीव को देखना हो तो हम जुपिटर देखते हैं, और नाड़ी के हिसाब से बहुत क्लियरली, एंड ऑल्सो पराशरी के हिसाब से मार्स इज हस्बैंड. ओके, तो अगर आपने इंडिविजुअली कंपेयर करना है तो इट इज मार्स एंड वीनस, बिकॉज एनी विच वेज मार्स इज पोटेंसी, राइट, एंड वीनस क्या है? वीनस मेल पोटेंसी. जी, राइट. तो इसीलिए ये कंपेयर करना बहुत इसेंशियल, इन दोनों को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है. मैम कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जुपिटर एक्चुअली आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिज बताता है. एब्सोल्युटली. जुपिटर देखिए क्यों बताता है क्वालिटी ऑफ मैरिज. जुपिटर क्या है? अगर हम देखें, धन कारक है, राइट, बच्चों का कारक है, ओके, 5th हाउस के कारक है, 10th हाउस के भी कारक है. ठीक है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी लाइफ में. मनी और कुटुंब भी, क्योंकि 2nd हाउस के भी कारक हैं. कुटुंब, मनी, चिल्ड्रन, और 5th हाउस के कारक, 5th हमारा इमोशंस भी है, 5th हमारा लव भी है, 5th हमारा पूरे पूर्व पुण्य भी है, 5th हमारा एडुकेशन भी है, राइट. तो अगर देखा जाए तो जुपिटर बहुत चीज़ों, और 10th हमारा कार्य क्षेत्र हो गया. तो जुपिटर बहुत चीज़ों के कारकत्व हैंडल करते हैं. तो अगर जुपिटर, कहते हैं ना कि अगर बृहस्पति ने अपनी नज़र दे दी तो सारे पाप धुल गए. ठीक है, तो अगर 7th हाउस आपका मान लीजिए मेलेफिक है या कुछ भी खराब है तो कह दिया अरे जुपिटर की दृष्टि आ गई. अच्छे जुपिटर की दृष्टि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत जनरल भ्रांति है कि जुपिटर की दृष्टि आ गई तो जी हो गया काम. अब ये 12वें भाव में बैठे वो जुपिटर मान लीजिए दृष्टि दे रहे हैं 7th लॉर्ड पर. 7th पे तो नहीं दे सकते 12वें से बैठ के, लेकिन 12वें से बैठ के 7th लॉर्ड पे दृष्टि दे रहे हैं तो अच्छी नहीं है. वेल प्लेस जुपिटर या 3य भाव, 3rd भाव में तो जुपिटर अपना एक तरह से डेड ही माने जाते हैं. ठीक है, 3rd भाव से बैठ के दृष्टि दे रहे हैं तो अच्छा नहीं है. तो स्ट्रॉन्ग बेनिफिक जुपिटर, अच्छा जुपिटर स्ट्रॉन्ग अगर दृष्टि दे रहा है तो बहुत अच्छा. अब हम जुपिटर देख रहे हैं और जुपिटर हमारे मेलेफिक हैं. मान लीजिए अष्टम में जुपिटर बैठे हैं, 2nd के लॉर्ड 8th में बैठे हैं. ठीक है, तो अच्छा नहीं माना जाएगा. ये 10th लॉर्ड 8th में आ गए तो जुपिटर मान लीजिए हो गए, तो वो अच्छा नहीं माना जा रहा है, राइट. तो अगर जुपिटर त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, 6th में बैठे हुए हैं, 8th में बैठे हुए हैं, 12th में बैठे हुए हैं, 3rd में बैठे हुए हैं, और तब हम कहें जुपिटर अच्छा है, दृष्टि दे रहा है, तो वो नहीं. बट यस, जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर एवरीथिंग. जी, तो ये जुपिटर हम मेल के चार्ट में भी देखेंगे या मेल के हाँ, चार्ट दोनों में के देखें ना. जब हमने कहा था ना जुपिटर से जुपिटर हम कंपेयर करेंगे. अच्छा, सबसे पहला हमने जुपिटर से जुपिटर कंपेयर करा था. हमने जुपिटर हमने जरूर ये कहा था कि इज्जत देखेंगे या, बट जुपिटर से जुपिटर जब आप कंपेयर करेंगे तो आप ये भी तो देखेंगे कि भैया एक तो बहुत कमा रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, दूसरा उजाड़ रहा है. यस, राइट. तो जैसे ही आप जुपिटर से जुपिटर देखेंगे आप ये सब चीजें देखेंगे, आपको नेचुरली ये पता लग जाएगा कि एक कमा रहा है, एक उजाड़ रहा है, या एक की तो पुश्तैनी है और एक की नहीं है, या एक को बहुत आदत है सेव करो सेव करो सेव करो, आप जी नहीं पा रहे हो. जो आया वो सेव हो रहा है, आप जी नहीं पा रहे हो, बहुत मीगरली आप जी रहे हो, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं. राइट. एक के में बच्चे का योग है, एक के में बच्चे का योग नहीं है. अब रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट आई, उन्होंने उनका मेजर डाइवोर्स का कारण ये था कि मैं बच्चा चाहती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड बच्चा नहीं चाहते.
एंड शी सेड कि मैंने ये भी कहा कि आई एम लेट्स अडॉप्ट अ चाइल्ड इफ़ यू डोंट वांट नेचुरली। तो वो हस्बैंड बिल्कुल नहीं चाहते। शी सेड मेरे को बच्चा चाहिए। तो शी इज़ हैप्पी टू डाइवोर्स एंड हैव अ किड एंड लिव हर लाइफ ऑन हर ओन। तो एक ये कई बार बहुत बड़ा इशू बन जाता है क्योंकि फैमिली प्रेशर्स होते हैं और इंडिविजुअल की भी डिज़ायर्स होती हैं कि हमें बच्चा चाहिए, होना चाहिए। पेरेंट्स की डिज़ायर होती है, इंडिविजुअल की डिज़ायर्स होती है कि बच्चे होने चाहिए घर पे। कई बार इस पे भी झगड़ा होता है, एक बच्चा चाहिए, 2 बच्चे चाहिए। यस मैम, जैसा आपने चिल्ड्रन की बात की, मैं उस टॉपिक पर भी आऊँगी, पर उससे पहले आपने डिवोर्स की बात की, सेपरेशन। मान लीजिए ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं कहीं ना कहीं, जो हमने 5 रूल्स डिस्कस किए, फिर भी सेपरेशन दिखा रहा है चार्ट। दोनों के चार्ट में सेपरेशन किस प्रकार दिखा जाए। और यहाँ मैं सिर्फ डिवोर्स की बात नहीं कर रही, कभी कभी ऐसा होता है कि शादी है बट वो लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज है। तो ये दोनों मैं चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगी। तो अगर मान लीजिए डिवोर्स नहीं दिखा रहा हमको, और डिवोर्स पे तब होता है जब, देखिए डिवोर्स को देखने के लिए 2-3 चीज़ें हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है उस हाउस पे और उसके लॉर्ड पे, दोनों देखने की जरूरत है। मतलब 7th हाउस पे, 7th हाउस पे, 7th लॉर्ड पे, D1 में। ओके ठीक है। फिर आप D9 देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डिवोर्स वाली केस हम केवल डी उससे नहीं देखते 1 से, हम D9 से भी देखते हैं। क्या D9 कंफर्म कर रहा है इस चीज़ को कि D9 में भी 7th हाउस से 7th हाउस का लॉर्ड खराब है, और जो D1 का 7th लॉर्ड है वो क्या खराब पोजीशन में गया हुआ है, उस पर मेलेफिक इम्पैक्ट है। ओके ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़, क्या वो दशा मिल रही है इस जन्म में? क्योंकि हो सकता है वो दशा ही ना आए इस जन्म में, तो क्या होगा जब अंतरदशा आएगी और प्रत्यंतर आएगी, लड़ाई झगड़ा होगा, या फिर क्या होगा आपको ट्रांसफर्स हो जाएंगे या लॉन्ग ट्रैवल्स हो जाएंगे, कि जैसे आपने कहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाएंगी, या किसी कारण से पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए या सिबलिंग्स की देखभाल करने के लिए आप अलग रह रहे हैं। क्योंकि बहुत केसेस में होता है कि मदर बच्चे के साथ रह रही है और फादर कहीं और जॉब कर रहे हैं। एग्जैक्टली राइट। तो वो भी एक केस ऑफ सेपरेशन है। राइट। चाहे आप वो बिना इच्छा के, और सेपरेशन हमेशा बिना इच्छा के होता है, मतलब आप कितना ही चाहें, कोई भी चीज़ तोड़नी आसान नहीं होती है। ट्रू। राइट। मजबूरी होती है तो आप तोड़ते हैं, वरना आप तोड़ते नहीं हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि हमने एक चार्ट में देख लिया D1 में कि हमें डिवोर्स हो गया, नहीं, हमें D9 में कंपेयर करना है और फिर D7 को भी देखना है। D7 में भी जाके देखना है कि लगन की क्या सिचुएशन है, लग्नेश की क्या सिचुएशन है, और D1 और D9 के 7th लॉर्ड कैसे प्लेस्ड हैं। तब जाके आप कंफर्म कह सकते हैं कि भैया डिवोर्स है। नहीं तो ऐसे किसी के दिमाग में कीड़ा डालने की ज़रूरत नहीं। और मैं आपको इस चीज़ का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता सकती हूँ। एक मेरे क्लाइंट थी, वेरी वेल एजुकेटेड, शी वाज PhD इन साइकोलॉजी। ओके राइट। एंड हस्बैंड भी बहुत अच्छे, बहुत वेल एजुकेटेड, दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे। लव मैरिज हुई। हस्बैंड की कोई फ्रेंड थी जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही थी, और उन्होंने ऐसे, जैसे सबको शौक होता है अपना चार्ट दिखाने की, उन दोनों ने चार्ट दिखाया, और पता नहीं क्या हुआ कि लड़की के दिमाग में उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा तो डिवोर्स है 100%। राइट। अब परेशान हो गई थोड़ी सी और सब हुआ। अब उसका दिमाग उसी तरफ काम करने लग गया। इसलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी में कहा था कभी मत बोलिए, खराब है भी तो भी मत बोलिए जी, it's very important. तो उसका दिमाग उसी तरफ काम करने लग गया। वो मेरे पास आई, मुझे बोली मैम प्लीज़ बताइए हमारा डिवोर्स है। मैंने कहा बिल्कुल डिवोर्स नहीं है, मत इस तरफ सोचिए। ज़रा सा झगड़ा हुआ, वो घर छोड़ के चली गई बैग एंड बैगेजेस के साथ। अब घर छोड़ के चली गई तो वो लड़का भी गुस्सा हो गया, क्या बात है, क्योंकि उसको भी बोला गया था कि तुम्हारा डिवोर्स होगा, तो वो भी इसी चीज़ को लेके बैठ गया। 1 साल हो गया, 1.25 साल हो गया। लड़के ने झूठ मूठ बोले अपने घर पे कि वो ये कह रही थी, वो कह रही थी, तो पेरेंट्स ने भी सोचा कि लड़की अच्छी नहीं है, अब अच्छा चली गई और अभी फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में चली गई तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ मैरिज में शायद कोई रूल्स होती हैं, जो भी है, उन दोनों ने ये सोचा। अब चली गई लड़की, लड़का भी चला गया। लड़की के दिमाग में, जब लड़के ने रीच आउट नहीं करा, लड़के के पेरेंट्स ने रीच आउट नहीं करा, लड़की के पेरेंट्स ने रीच आउट नहीं करा, एक आया कि आई शुड गो बैक। ओके, क्योंकि डाइवोर्स नहीं है। राइट। केवल एक मोमेंट आया था, उन्होंने उस मोमेंट को मान लिया कि ये डाइवोर्स हो गया। अब उसको वापस आना था। वो 2-3 उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी कि घर गई, सामान लेने के बहाने के हस्बैंड अब रोक लेगा कि मैं आज एक रात रुक लूँ। बहुत सारी उसने एफर्ट्स करी, ऑफिस में जाके लोगों से बात करी, बट
उन एफर्ट से फिर चीजें ज्यादा बिगड़ गई, बिकॉज आप फिर बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रहे हो। आई थिंक इस केस को 7-8 years हो गए हैं, उनका आज तक डिवोर्स नहीं हुआ है। एंड दे आर बैक टुगेदर ना? नो, दे नॉट बैक टुगेदर। अब वो इतनी ज्यादा, क्योंकि डिवोर्स है नहीं आपका, लेकिन चीजें इतनी ज्यादा स्पॉइल हो गई हैं कि अब दे आर नॉट एबल टू कम बैक टुगेदर इवन इफ दे वांट। यू नो, द गर्ल वांट्स, गर्ल ने बहुत बार इंडिकेट करा आई वांट टू कम बैक, बट वही होता है क्योंकि मेल ईगो और यू नो फैमिली में थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं अब इतना हो गया है तो हमें नहीं करना चाहिए। तो दैट्स वन थिंग विच इज कि नहीं लिखा हुआ है डाइवोर्स अगर, प्लीज डोंट प्रिडिक्ट। ओके और अगर आपके केस में जरा सा एक टाइम पीरियड के लिए लिखा हुआ है 6-8 महीने के लिए, प्लीज डिसीजन मत लीजिए कि वो कुड भी कि आपको थोड़े दिन के लिए पेरेंट्स के घर चले जाइए, राइट? अगर वो प्लैनेट चाह रहा है, इट्स उपाय, अगर वो प्लैनेट चाह रहा है कि आप थोड़ा सा अलग हो जाइए तो पेरेंट्स के घर चले जाइए, ट्रैवल कर लीजिए। और मे बी मैम क्या पता उस डिस्टेंस में ही आपका यूनियन हो, अगर आप साथ रहें तो उस टाइम लड़ाई हो सकती है। ये उपाय होते हैं, हम ये उपाय देते हैं कि अभी ये 6 महीने आपके टफ हैं, आप झगड़ा कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं 6 महीने काट लीजिए, या तो शांति से कि 6 महीने तो हैं, क्या होते हैं, पूरी लाइफ के लिए 6 महीना क्या है। या आप ये सोच लीजिए थोड़े दिन अलग अलग ट्रैवल कर लीजिए, या हस्बैंड ज़्यादा ट्रैवल कर ले या वाइफ ज़्यादा ट्रैवल कर ले ऑफिस से, या आप अपने पेरेंट्स के घर चले जाइए। तो ये तो ऑप्शन हमेशा है। तो डिवोर्स नहीं लिखा हुआ था, शी वांटेड टू कम बैक, और 7 साल हो गए हैं, डिवोर्स डिक्री नहीं मिली है। मैम आपने इससे पहले हम चिल्ड्रन की भी बात कर रहे थे, कई बार सेपरेशन का रीज़न चिल्ड्रन होते हैं। हाउ टू सी दोनों के चार्ट में कि दोनों को चिल्ड्रन चाहिए या नहीं चाहिए? तो जब हमने बहुत अच्छा, तो हमें 5th हाउस देखना होता है, चिल्ड्रन चाहिए कि नहीं चाहिए। और उसमें ज़्यादातर जब हम मार्स और वीनस की मैचिंग कर रहे हैं, ओके, इससे बहुत क्लियर कंपैटिबिलिटी पता लग जाती है। ओके, तो चिल्ड्रन में भी मार्स और वीनस का रोल आ गया। हाँ, तो वही बताएंगे कंपैटिबिलिटी आपकी कैसी है। और आपने जुपिटर देख लिया, जुपिटर भी बच्चे के कारक है, ठीक है। और रियली अगर किसी को चिल्ड्रन का देखना तो 5th हाउस देख लीजिए। ओनली 5th हाउस इज डी 5th हाउस, 5th लॉर्ड। ओके, वैसे तो अगर हम जाएं भावत भावम में जाएंगे, 5th से 5th देखते हैं, भावत भावम 9th, और 9th के लॉर्ड को देखेंगे। बट उतना डीप ना जाके अगर 5th हाउस अच्छा है, ठीक है, तो दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन अगर बहुत बहुत गहराई में कि कोई किसी को ट्रबल आ रहा है तो हम भावत भावम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा। लेकिन 5th हाउस अगर खुद में ही सक्षम है तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरेस्टिंग। मैम जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो हमने कुछ फैक्टर्स की बात की कि जुपिटर का रोल देखिए, मून का रोल देखिए। एक सवाल मेरे दिमाग में तब आया था, एंड नाउ आई एम बैक टू इट। सूर्य हमारी आत्मा है, हम 2 लोगों के चार्ट में इतनी चीज़ें मैच कर रहे हैं, हम उनका सन क्यों नहीं मैच कर रहे हैं? देखिए, सूर्य इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है। सूर्य मेरी आत्मा है, मेरा कॉन्शियंस है, राइट। हमारा 1st हाउस हमने लगन देख लिया, ठीक है। लगन के कारक कौन है? सूर्य। अगर लगन स्ट्रांग है तो हमने सब कुछ देख लिया, राइट। लगन के कारक सूर्य हैं, ओके। अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो सूर्य लगन में उच्च के होते हैं, मेष राशि में उच्च के होते हैं, राइट। और लगन के कारक सूर्य सर है, यू नो, विच इज द 1st हाउस, राइट। तो अगर हमने लगन और लग्नेश को देख लिया तो हमने सब कुछ देख लिया। बिकॉज अगर मैं खुद में स्ट्रांग हूं तो विच मीन्स आई एम बली, माई कॉन्शियंस इज बली, माई एवरीथिंग इज बली। तो सूर्य को देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, दैट इज व्हाई। अगर फिर आप ऐसे जाएंगे फिर तो पूरी कुंडली होगी, आप फिर एवरीथिंग, फिर आपके सूर्य रह गए, शनि रह गए, राहु केतु मरकरी रह गए, तो फिर आप कहोगे राहु भी देख लो, केतु भी देख लो। बट सी, देखने को तो आपको सब कुछ देखना चाहिए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं हमारे वो ये हैं जी, एक मैरिड लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं एक बार मून पर फिर से आना चाहूँगी। आपने मुझे कहा था मून कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मून हमारा मन है, मेंटल स्टेट है, और वहीं से भकुट दोष भी बनता है अगर मून की कंपैटिबिलिटी ना हो। इस पर थोड़ा और बात करना चाहूँगी। तो भकुट दोष जब होती है जब मून की पोजीशन, हस्बैंड की, बॉय की कुंडली की मून की पोजीशन और गर्ल की कुंडली की मून की पोजीशन फेवरेबल ना हो। ओके, हमने पोजीशंस की बात की थी,
1-7 फेवरेबल, 4-10 फेवरेबल, 5-9 न्यूट्रल। कहीं पर 5-9 को भकूट दोष में माना जाता है, बट आज के टाइम पे जब मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है 5-9 इज न्यूट्रल। क्योंकि आपका एक तरह से गुरु शिष्य और आपका एक तरह से फादरली चाइल्ड लाइक रिलेशनशिप हो जाता है, वो भी चल जाता है। क्योंकि आजकल सब वो बाबू सोना वो रिलेशनशिप होती है, एंड कहीं ना कहीं एक मदरली और एक फादरली फीलिंग होती है। And you look for your parent in your partner. एब्सोल्युटली। तो मैंने अगर हम शास्त्रों के हिसाब से जाएंगे तो 5-9 भी भकूट दोष, बट मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में देखा है कि 5-9 रिलेशनशिप बहुत अच्छी वर्क करती है, क्योंकि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। लव के साथ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। रिस्पेक्ट इज समथिंग विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। बाकी सब चीज़ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बट रिस्पेक्ट नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। देन 6-8 अच्छी नहीं होती है, 2-12 अच्छी नहीं होती है, राइट। और हाँ सॉरी, अच्छी में एक और बहुत अच्छी जो सबसे अच्छी होती है वो होती है 3-11। 3-11। सो आई विल रिपीट अगेन, 1-7, 4-10, 3-11 बेस्ट, मतलब 3-11 सबसे अच्छी है, इसमें उत्तम है, और 5-9 इज रीजनेबल। 2-12 इज सिंपली नो, एंड 6-8 इज सिंपली नो। ओके, इंटरेस्टिंग। तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, हमें गर्ल के चार्ट में मून जिस साइन में प्लेस्ड है वो, और बॉय के चार्ट में मून जिस साइज में प्लेस्ड है, उन साइंस की रिलेशनशिप देखनी है। ओके, और मैम अगर दोनों का सेम ही साइन में हो तो अच्छा है। ओके, सेम नहीं हो जाएगा कि दोनों ही सेम तरीके से सोच रहे हैं, दोनों को सेम इमोशंस आ रहे हैं, दोनों को सेम टाइम गुस्सा अच्छा, आ रहा है? अब ये ना इसमें भी थोड़ा सा हर एक का एक मानना है, मान्यता है। कई केस में इसको अच्छा नहीं माना जाता है, कुछ लोग नहीं अच्छा मानते, बट मैं ये फील करती हूँ कि आज के टाइम पे लाइक माइंडेडनेस बहुत अच्छी है, और मेरे एक्सपीरियंसेस में सेम साइन में इट इज़ वर्क वेल। ओके, अगर आप सॉफ्टवेयर में डालोगे तो शायद वो मना कर देगा। प्रैक्टिकल नॉलेज से आप प्रैक्टिकल नॉलेज से मेरे बहुत सारे केसेस मैंने 5-9 के और सेम साइन देखे हैं, बिकॉज आपके मन की कैरेक्टरिस्टिक सेम हो जाती है। yes. अगर किसी को ट्रैवलिंग पसंद है तो दूसरे को भी ट्रैवलिंग पसंद है, राइट। अगर किसी को घर पे बैठना पसंद है तो दूसरे को भी घर पे बैठना पसंद है, जी, राइट। तो वो बोरिंग नहीं होता, वो एक कंपेनियनशिप बहुत अच्छी हो जाती है, जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है। भकूट दोष की अगर हम बात करें कि अगर चंद्रमा द्विद्वादश हो, यानी कि 2 और 12 रिलेशनशिप आ रही हो, तो वो वर्क नहीं करता है। मैं आपको मेरे पास एक एग्जाम्पल चार्ट है। फैमिली आई थी, लव मैरिज थी, बट क्या था, बच्चों में शुरू से लड़ाई होती थी बहुत ज़्यादा। तो बट दोनों फैमिलीज बहुत कीन थी। वेरी इंटरेस्टिंगली लड़के वाले लड़की को बहुत प्यार करते थे, तो दे वांटेड कि ये हमारी बहू बने ही बने। तो दे वर वेरी कीन एंड दे सेड कि जो भी है वी विल, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, हम देख लेंगे, हम वी विल मैनेज द किड्स। एंड सेम लड़की के पेरेंट्स को लगा, तो उन्होंने लव मैरिज भी थी, सब भी था कि ये माना कि नहीं कुंडली मिलानी है सब। हालांकि मेरे पास जब आई थी तो मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था, बट बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, तो कि बहुत लड़ाइयाँ होती हैं इनकी और काफ़ी दिन तक बात नहीं होती है। तो अब क्या है, मैरिज तो हो गई है, सब कुछ बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है, यू नो रिलेशनशिप मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के साथ बहुत कंपटीशन रखता है। वो मतलब वो वाइफ के साथ बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं। ओके, कैन इट बी अदर वे अराउंड आल्सो कि वाइफ हस्बैंड के साथ? हाँ, वो डिपेंड करता है किसका क्या रिलेशनशिप आ रहा है। तो कंट्रोलिंग हो जाते हैं, उनको लगता है कि वाइफ चीटिंग कर रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आने लगती हैं दिमाग में। तो और ये मतलब हर दूसरे दिन ऐसा हो जाता है। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे मैरिज बढ़ती है, एज बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। बट अब तो उनकी शादी को काफ़ी साल हो गए, बच्चे भी हो गए, बट अभी भी कभी कभी वो चीज़ आती है मैरिज में। तो मून की मैचिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मन कि अगर मन मैच कर रहा है तो हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं कि यार नहीं, आई लाइक दिस पर्सन, मैं इनसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मैं बहुत चीज़ें इग्नोर कर देती हैं। सो दैट्स वाई मून इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
बिल्कुल मैम, ऑल्दो हमने इतने सारे रूल्स डिस्कस किए, बट अगर आप जाते जाते एक फाइनल नोट पे एक मैसेज, जो भी व्यूअर्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्हें मैरिज के लिए कोई मैसेज देकर जाना चाहेंगे ताकि मैरिज को वो कंप्लीट वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में समझें? तो मैरिज के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपका पार्टनर आपका फ्रेंड होना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। वो फ्रेंड जिससे आप पूरे अपने मन की बात कर सकें, क्योंकि बातों से ही बातें बनती हैं, सबसे वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब आप अपने किसी पार्टनर से अपने मन की बात ही नहीं बता पा रहे हैं कि मेरे को आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी या ये बात अच्छी नहीं लगी या उसने मुझे ये कह दिया, तो फिर बातें फिर उलझती जाती हैं। और अगर हम बहुत हायर लेवल पे बात करें तो देखिए, फर्स्ट हाउस के सामने 7th हाउस है, तो जो सामने होता है उससे हमारा मैक्सिमम ऋणाणु बंधन होता है, राइट? तभी वो हमें हमारा इतने सालों के लिए लाइफ पार्टनर बन के मिलता है। एब्सोल्युटली, आपने बैंग ऑन बोला कि जो हमारे विवाह से पहले की लाइफ होती है, विवाह के बाद की लाइफ ऑलमोस्ट 60 to 75% होते हैं, डिपेंडिंग आपकी किस एज में मैरिज हो रही होती है। तो आप 60 to 75% लाइफ उनसे काट रहे हैं जिसके साथ आपका मैक्सिमम ऋणाणु बंधन है। तो उसको काटिए। यू शुड बी थैंकफुल टू योर पार्टनर कि वो पार्टनर आपको हेल्प कर रहा है आपके कर्मों को काटने के लिए, चाहे टफ हो चाहे इजी हो। वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कहते हैं ना, 2 बर्तन जब इकट्ठे होते तो वो बजेंगे ही बजेंगे। तो जब आप 24 घंटे 365 days, I won't say 24/7, but I'll say 24/365 आप किसी के साथ रह रहे हैं, तो आप उसको उसी रूप में देख रहे हैं जैसा वो है। तो जजमेंटल मत होइए, सबसे बड़ी बात। एक्सेप्ट द पर्सन द वे द पर्सन इज, एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो उस समय को खुशी से काटिए, छोटी जिंदगी है, एंजॉय करिए, कर्म काटिए। बिल्कुल सही बात है। आपने एक बात कही फ्रेंडशिप की, आई थिंक बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट करेगा फॉर हु यू आर, और ये हर कपल में नहीं होता है कि वो एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बन पाए। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि जहाँ पॉसिबल ही नहीं है वो फ्रेंडशिप का बॉन्ड बनना? क्यों नहीं है, आप मुझे बताइए ना। आप मैक्सिमम किन के साथ रह रहे हैं? आप मैक्सिमम उन्हीं के साथ रह रहे हैं 24/7 एक ही घर में बंद, राइट? आप वही, आपका आहार क्या है? कॉमन आहार है, खाने का भी, एनवायरनमेंट का भी, सब कुछ। तो एक यू आर टाइड अप विद दैट कॉमनैलिटी। बट ये जरूरी तो नहीं है ना कि सामने वाला आपको हर चीज के लिए एक्सेप्ट करेगा। दे माइट नॉट लाइक क्यों सामने वाला आपको, आप अच्छा चलिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, क्या फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स की आप सारी चीज एक्सेप्ट करते हैं? नहीं ना। फिर भी आप दोस्ती मानते हैं कि जैसे हो ठीक है। क्यों? क्योंकि एक विश्वास है। फ्रेंडशिप में सबसे ज्यादा, अगर आप गो बैक, एग्जांपल लेते हैं हम पिक्चरों का, ठीक है? फ्रेंडशिप पे भी रिसेंटली पिक्चर आई थी, वो छिछोरे फ्रेंडशिप्स पे थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फ्रेंडशिप्स पे थी। उनमें सब में क्या था कि एज अ फ्रेंड वी ट्रस्ट यू। लड़ाई के बाद भी अगर हम जाते हैं जिंदगी ना मिलेगी, तो लड़ाई के बाद भी फ्रेंड्स छुट्टी पे गए हैं, बिकॉज वी ट्रस्ट यू, वी एंजॉय योर कंपनी, राइट? तो हम पार्टनर में ही क्यों जजमेंट करते हैं, जब हम फ्रेंडशिप्स में वो विश्वास रखते हैं कि ये सब कुछ है, चाहे इसके जो भी अवगुण है, आई एम टेकिंग दोज अवगुण। फ्रेंड से लड़ाई होती है, गाली होती है, सब होता है, फिर भी वो ब्रो कोड रहता है, या वो नई टर्मिनोलॉजी है, बहन कोड रहता है। सो वो रहता है, कितनी लड़ाई हो जाए, गाली दे दो, अगले दिन आप वापस उसके पास ही जाओगे, क्योंकि यू नो दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी द बेस्ट। ओके, तो व्हाई नॉट? तो हम मैरिज में वो डिस्कम्फर्ट क्यों लाते हैं? वो आमने सामने शीशे में आप खुद को वैसे ही देखोगे, और 7th हाउस आपका मिरर है, राइट? इट्स अ मिरर, सामने है बिल्कुल। तो व्हाई हैव दैट एक्सपेक्टेशंस, व्हाई हैव सो मेनी डिजायर्स फ्रॉम दैट पर्सन कि ये मेरे को
ऐसा ही देखे जैसे मैं हूँ, या ये मेरे लिए ऐसे ही करे जैसे मैं हूँ? वाई? एग्जैक्टली। और मैम मान लीजिए किसी का भक्कुट का 212 का कनेक्शन, या फिर कैसे फ्रेंडशिप होगी? इट्स अ वैलिड क्वेश्चन ना। इसीलिए हम भकूट सबसे पहले देखते हैं, भकूट अब और मैम नाड़ी। मान लीजिए किसी की शादी हो गई, बाद में उन्होंने देखा कि उनका भक्कुट मैच नहीं कर रहा, तो फिर तो कर्म है। लव मैरिज में तो कर्म है ना, यस। इसीलिए तो लव मैरिज में नहीं मैच किया जाता। जब पहले इस जमाने में गंधर्व विवाह होता था राजाओं के साथ, तो क्या पता होता था कि भकूट दोष है कि नहीं है। राइट। मैं गई, मतलब लड़की गई, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पहले ही पता होते थे कि ये वहाँ के राजा हैं, ऐसे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी मैच हुई, आपकी एनर्जीज मैच हो गई। ओके, आपको एनर्जी में लगा कि ये मैच कर रहे हैं मुझसे, तो आपने माला डाल दी। जैसे भगवान राम को तो माँ सीता नहीं जानती थी ना कौन थे। बिल्कुल। ठीक है। या जब अर्जुन पहुंचे तो उनको तो नहीं पता था ये अर्जुन है जी। उनको तो वो केवल ब्राह्मण दिखे। पर द्रौपदी ने फिर भी वो एनर्जीज मैच हुई। तो हमारे सोल लेवल पे तो हम सब जानते हैं ना। तो फिर उसके बाद आपका भकूट दोष निकला, तो आपको एक दूसरे के साथ काटना है। पिछले जन्म में मुझे क्या वो काटिए, और खुशी से काटिए। मैं कहूँगी एक्सेप्टेंस के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ काटिए। प्रॉब्लम तब आती है जब हम कहते हैं यू नीड मी मोर देन आई नीड यू। किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे फ्रेंड्स हो चाहे कुछ हो के, यू नीड मी मोर देन आई नीड यू, तो फिर आप एडजस्ट नहीं करेंगे। जहां आपने कहा कि हम दोनों की ये बराबर की रिलेशनशिप है, सम सब तक, इसलिए कहा जाता है सम सब तक। सम है सामने, सम सब तक कहा जाता है 1-7 को। मतलब सम सामने है, सामने आमने है जी। अब मैं ऊंची होके बैठ जाऊंगी तो आपको बात करने में दिक्कत होगी, मैं नीची होके बैठ जाऊंगी तो आपको बात करने की दिक्कत होगी। अगर मैं ऊंची होके बैठूंगी तो आपको ऊंचा होके बात करना पड़ेगा, मैं नीचे होके बैठ जाऊंगी तो आपको नीचे होके बात करना पड़ेगा। राइट? तो दिस इज मैरिज एडजस्टमेंट। बिल्कुल। एंड नाउ आई लीव इट टू माय व्यूअर्स कि वो अपने चार्ट्स को डिकोड करें, स्पेशली जो शादी करने वाले हैं। लव मैरिज है तो भी देख लीजिए, बिकॉज आज ही अपने लव मैरिज है तो मत देखिए। नहीं देखना प्लीज, लव मैरिज, बिल्कुल नहीं देखिए लव मैरिज है तो। दैट मीन्स ये आपके चोजन वन भगवान ने भेजे हैं आपके लिए, और आपके सोल ने डिसाइड किया कि आपकी जर्नी है जो आपको इनके साथ मैक्सिमम ऋणानुबंधन काटना है। इस जन्म में नहीं काटेंगे तो अगले जन्म में काटना पड़ेगा। और इनके साथ अगर काटना है तो कहीं ना कहीं से तो वो आपकी जिंदगी में आके काटेंगे ही काटेंगे। तो मतलब ये रूल्स अरेंज मैरिज वाले ज्यादा ये रूल्स केवल अरेंज मैरिज के लिए हैं, ये लव मैरिज के लिए नहीं है। नो रूल्स फॉर लव, देयर आर नो रूल्स फॉर लव मैरिज। मेरे पास जितनी कुंडलियां आती हैं, 2 चीजों के लिए मैं मना करती हूँ बहुत क्लियरली। एक लव मैरिज के लिए, और एक जो बर्थ का टाइम निकलवाते हैं, इनके लिए सिंपली मैं बिल्कुल नहीं एंटरटेन, क्योंकि ये कर्म का ही पार्ट है कहीं ना कहीं। बहुत सुंदर मैम, आई थिंक अपने आप में क्या कंप्लीट मास्टर क्लास थी आज। बहुत मजा आया मुझे, मैंने तो पूरा मेरी कुंडली से मैच कर लिया। हाँ, लेकिन डरिएगा मत, आप लोग सब बहुत अच्छे हैं अपनी मैरिज को। आजकल बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत सेंसिबल हैं आजकल। बच्चा है मुझसे, हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं अपनी रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। बिल्कुल मैम, एंड आई होप कि बहुत से लोगों का बेनिफिट मिले इस बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट का। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आज आपने ये इतनी अद्भुत मास्टर क्लास हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। जो वो चाहते हैं वही होता है। बिल्कुल। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके चार्ट में और आपके पार्टनर के चार्ट में क्या क्या मैच कर रहा है। देखिए, आज हमने समझा कि बियॉन्ड गुण मिलन कैसे आपकी लाइफ आपके पार्टनर के साथ बंधी है। हम यूजुअली ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स सिर्फ गुणों तक लिमिट कर देते हैं, और हम देखते हैं कि गुण मिलने के बावजूद भी डिवोर्स हो रहे हैं। जिनके नहीं मिल रहे उनकी मैरिज भी बहुत अच्छी चल रही है। तो वही आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की हमारे गेस्ट के साथ। आपके क्या डाउट्स हैं अपने चार्ट को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपने पार्टनर के चार्ट को लेकर क्या डाउट्स हैं उन्हें भी ज़रूर लिखिए, और आने वाले पॉडकास्ट में हम और ऐसी कौन सी मास्टर क्लासेस करें वो भी मुझे बताएं। मैं आपके लिए ऐसे ही डीप एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।